सो इन दिस लेक्चर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। तो पढ़ ही रहे हैं, वही सीरीज चल रही है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम और उस आयनिक इक्विलिब्रियम में आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज pH calculation for weak acid or weak base। इससे जो जस्ट पिछला लेक्चर है, इन दैट लेक्चर we did the pH calculation for strong acid and strong base, and now we are going for the pH calculation for weak acid or weak base। इसको हम आगे बढ़ें इससे पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से, ये अज्यूम करते हुए कि आपको बेसिक जानकारी है कि व्हाट इज pH, व्हाट इज वीक एसिड, व्हाट इज वीक बेस। Weak acid and strong acid, there is of course some difference. Weak base, strong base, there is of course some difference. pH क्या होता है आप जानते हैं। pH को हम strong acid, strong base के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी जानते हैं। अगर ये सब जानते हैं तब ये मानते हुए मैं ये लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि पीछे आयनिक के बाकी जो सीरीज के लेक्चर उसमें हम लोग ये सारी चीज कवर कर चुके हैं। तो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन बात हुई कि से फाइंड pH ऑफ 0.1 molar CH3 COOH aqueous solution। So this is one of the question, or so you can say this is the question number 1, and then question number 2, find pH of 0.1 molar HCl aqueous solution, है ना। So straight away we are starting from these two very simple questions। So let's do first of all question number 2। तो हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जो सॉल्यूशन है फॉर क्वेश्चन नंबर 2, दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन प्रीवियस लेक्चर। तो हमने ये समझा था कि चूंकि जब HCl की बात करते हैं तो एज यू मिक्स दिस HCl विथ वाटर तो क्या हो जाता है, अपने को H प्लस एक्वस मिलता है और Cl माइनस एक्वस मिलता है। तो इनिशियली जो HCl का कंसंट्रेशन है दिस इज 0.1 मोलर एंड देयर इज नो H प्लस एंड Cl माइनस, बट फाइनली दिस बिकम्स 0, यानी 100% डिसोसिएशन, और ये हो जाता है 0.1, ये 0.1। कैसे ये सब होता है ये हम लोग ऑलरेडी पीछे केमिकल इक्विलिब्रियम में भी समझ चुके हैं। तो अगर किसी को दिक्कत है तो केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर करेगा तो पता चल जाएगा। अच्छा, तो अब जो pH है यानी कि फाइनली इस रिलेशन में जो H प्लस का कंसंट्रेशन है एज इट इज 0.1, सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, सो माइनस लॉग base 10 concentration of H plus ion which is 0.1, or you can say minus log base 10 into 10 to the power minus 1. So this minus 1 will move outside the log into the product। एक माइनस पहले से है तो ये +1 रिजल्ट आ जाएगा। So this is your answer for question number 2। In question number 2, the HCl acid for which pH is asked, this HCl acid, its aqueous form is a strong acid। पढ़ना तो चूंकि हमें weak acid है, लेकिन एक छोटा सा रेफरेंस स्ट्रॉन्ग का लेने से
समझ में आने में इजी होगा कि वीक और स्ट्रांग में दरअसल फर्क क्या है। तो जब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की बात होती है, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, तो उसमें क्या होता है कि आयनाइजेशन 100% हो जाता है। तो H+ का कंसंट्रेशन HCl के कंसंट्रेशन को देख के हम बता दिए कि चूंकि 100% डिसोसिएशन होना है और 1 मोल HCl से 1 मोल H+ आयंस रिलीज होने, तो जितना HCl का कंसंट्रेशन होगा उतना ही कंसंट्रेशन H+ आयन का होगा और ये pH आसानी से 1 कैलकुलेट हो गया। लेकिन जितना यहां मामला सरल है उतनी सरलता पहले क्वेश्चन में नहीं है। कारण क्या है, क्यों नहीं है, समझे। तो पहले तो जरा ये समझ लें कि ये जो वीक एसिड है, चूंकि CH3COOH इज अ वीक एसिड, सो हाउ दिस वीक एसिड इज डिफरेंट फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन टर्म्स ऑफ pH कैलकुलेशन, है ना। फिर देखेंगे कि एक्चुअल क्या तरीके हैं pH के कैलकुलेशन की। एवरीथिंग इज वेरी इजी। वी विल स्टडी लाइक द फ्लो ऑफ स्टैग्नेंट वाटर। आराम से पढ़ते रहेंगे हम लोग, शांति से, है ना। स्टैग्नेंट वाटर नहीं, स्मूथ फ्लो पढ़ेंगे, स्टैग्नेंट तो बेकार हो जाएगा। ओके। अब बात करते हैं सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर में जिस एसिड की बात करी गई, विच इज CH3COOH aqueous, दिस इज एक्चुअली अ वीक एसिड और अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है या वीक एसिड है, तो इस तरह के वीक एसिड में सबसे पहले तो हम, अगर जो इसका डिसोसिएशन है, एक्वस फॉर्म में डिसोसिएशन है, तो वो कैटाइन और एनाइन में ब्रेक होगा, CH3COO- एक्वस और H+ एक्वस। So first of all, this type of reaction does not hold true for weak electrolyte. यूनिडायरेक्शनल नहीं हो सकता। अगर आप एक ही एरो लगा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये रिएक्शन 100% प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जा रही है। रिएक्टेंट will finally end, या रिएक्टेंट will finally exhausted and converted into product। तो 100% डिसोसिएशन तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि वीक एसिड है। सो 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन इज नॉट पॉसिबल हेयर, है ना, इज नॉट पॉसिबल। तो होता क्या है, होता ये है, अच्छा अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो जैसे आपने किया कि भाई इसका T = 0 पर 0.1 कंसंट्रेशन है, तो यहां तो कुछ नहीं होगा। और फाइनली कंसंट्रेशन अगर ऐसे कर दिया जाए कि दिस विल डिकम्पोज 100%, सो दिस बिकम्स 0 एंड दिस इज 0.1, दिस इज 0.1। सो कंसंट्रेशन ऑफ H+ फाइनल इज 0.1 मोलर, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बस यही फर्क है, यही फर्क है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बिना दिमाग लगाए आप H+ का कंसंट्रेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं यूजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, या उसी तरह से आप OH- का कंसंट्रेशन लिख सकते हैं यूजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस। बट हियर दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहां पर क्या है कि ये जो CH3COOH है, ये 100% डिसोसिएट होगा ही नहीं, तो 0.1 आएगा ही नहीं। तो यहां पर क्या होगा, जो करेक्ट मेथड होगा, वो करेक्ट मेथड क्या होगा, वो करेक्ट मेथड होगा कि CH3COOH का जो डिसोसिएशन है, दैट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो पहले तो आपको यही मालूम रहे कि इस 0.1 का कितना हिस्सा डिसोसिएट होगा टू मूव द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और फिर अगर ये यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मालूम होना चाहिए, देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द करेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन।
100% डिसोसिएशन होगा तभी आप 0.1 लिखेंगे। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए 50% ही डिसोसिएट हुआ फॉर एन एग्जाम्पल, तो 50% डिसोसिएशन मीन्स 0.05 रिलीज होगा, तो यहाँ 0.05 आएगा। कोई कहे नहीं CH3COOH 10% ही डिसोसिएट होता है, देन 10% डिसोसिएशन मीन्स इट वुड बी 0.01, तो यहाँ 0.01 आ जाएगा। तो एज पर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस वीक एसिड we will get the concentration of H plus accordingly. And degree of dissociation will vary for different as you change the acid, as you change the conditions of the reactions. तो यहां पर मामला उतना सरल नहीं है ना। तो हमें क्या जो इंपॉर्टेंट बात काम की है वो ये लिखना होगा कि टू get concentration of H plus aqueous, comma, we must know degree of dissociation alpha for this aqueous solution. हमें उस एक्वस सॉल्यूशन का अल्फा मालूम करना ही होगा, तभी हम काम कर पाएंगे। नाउ ये तो बात तय हो गई कि विदाउट DOD वी कैन नॉट गेट द आंसर। अब जब तक H+ पता नहीं होगा तब तक pH भी नहीं पता कर पाएंगे। सो लेट्स डू कि हम लोग कैसे पता करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, देखें जरा। तो बारी बारी से पढ़ेंगे, एक बार वीक एसिड के बारे में पढ़ते हैं, फिर एक बार वीक बेस के बारे में पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ pH ऑफ अ वीक एसिडिक सॉल्यूशन। pH of a weak acidic solution. So let's do this. देखें हमें क्या क्या गिवन रहता है ऐसे क्वेश्चन में। तो द गिवन इंफॉर्मेशन इज गिवन C molar CH3 COOH aqueous solution initially। क्या दे दिया हमें? एक एक्वस सॉल्यूशन दे दिया जिसका कंसंट्रेशन दे दिया विच इज C मोलर। ओके, अब इस एसिड का हमको Ka भी दिया है, मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी दे रखा है। सो द सेकेंड इंफॉर्मेशन इज acid dissociation constant for CH3COOH aqueous, let's say this is K। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी रहती, अभी हम K लिख देते हैं, K पता है, and we need to answer about its pH। Find pH of this solution. Find pH of this solution. So this is the question. Okay, now let's see। इसको क्वेश्चन की तरह भी समझ सकते हैं आप, और अगर कोई सब्जेक्टिव एग्जाम हो जैसे बोर्ड का एग्जाम रहता है तो यू कैन कंसीडर दिस एज अ प्रूफ ऑल्सो। तो ले दे के मामला ये है कि हमें pH की वैल्यू बतानी है। सो दिस इज द बॉटम लाइन फॉर विच वी आर डूइंग दिस एनालिसिस। वी नीड टू गेट द pH ऑफ दिस वीक एसिडिक सॉल्यूशन। ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन कैसे करना है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अब हमें दिया क्या क्या है बच्चों, थोड़ा इस पे भी अगर अंडरलाइन कर लिया जाए, दो जानकारी हमारे पास है। फर्स्ट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ दिस एसिड
and the second information is the dissociation constant of this acid. Using these two information only we need to get this pH. So इसका डिसोसिएशन का जो रिएक्शन है एसिटिक एसिड का वो हम लिखते हैं. सो दिस इज CH3 COO minus aqueous plus H plus aqueous. For this dissociation reaction at T equal to 0, concentration of CH3COOH is C, and let us consider that there is no dissociation at initial time frame. मतलब जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई तुरंत तो कोई डिसोसिएशन नहीं होगा. तो अब रिएक्शन जैसे स्टार्ट हुई, मतलब इनिशियल रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तब इतना था, अब रिएक्शन स्टार्ट हो गई तब थोड़ा थोड़ा डिसोसिएट होना स्टार्ट होगा. तो हम इस रिएक्शन का जो फाइनल जो सिचुएशन बनेगा, दैट फाइनल सिचुएशन इज एट द इक्विलिब्रियम. क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम ही इसका जो है वो क्लाइमैक्स है. सो एट टी इक्विलिब्रियम और व्हेन द रिएक्शन रीचेस टू इट्स क्लाइमैक्स, C into 1 minus alpha C alpha. जिन्हें ये परेशानी ये कैसे आता है तो अगेन वो पहले केमिकल इक्विलिब्रियम ठीक से पढ़ें तो ये समझ में आ जाएगा कि कैसे आता है. सब कुछ बच्चों कनेक्टेड रहता है पीछे से, है ना. इफ समवन इज थिंकिंग ओके आई नीड नॉट टू नो एनीथिंग अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आई विल बिकम अ मास्टर ऑफ दिस आयनिक, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है. केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा तो आयनिक पढ़ पाओगे, मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आएगा तो केमिकल पढ़ पाओगे. सब चीज जुड़ी हुई है ना बच्चों. छोटा बड़ा आता है तो किताब पढ़ना सीख पाओगे, किताब पढ़ना आता है तो फिर किताब लिखना सीख पाओगे. तो सब कुछ जुड़ा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप चीजें आगे बढ़ती हैं. ओके, सो दीज आर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन. नाउ एक बात और है कि हमें इस क्वेश्चन में कहीं अल्फा की जानकारी अभी भी नहीं है. जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखे कि भाई H+ के कंसंट्रेशन को बताना है तो अल्फा मालूम होना चाहिए. तो C की जानकारी तो है, C तो दिया हुआ है, बट अभी अल्फा तो नहीं दिया हुआ है. नो प्रॉब्लम, अल्फा नहीं दिया तो Ka तो दिया हुआ है. देखो Ka से हम अल्फा को कंपनसेट करते हैं. कैसे? हम लोग पिछले लेक्चर्स में जब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ रहे थे तो हमारा रिजल्ट कुछ यूं आया था दैट K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा. दिस वी नो ऑलरेडी. अच्छा, अब अगर हमें pH की वैल्यू लिखनी है तो यहीं पे मैं लिख देता हूं. अगर हम pH लिखना चाहते हैं तो pH क्या लिखेंगे भाई? माइनस लॉग बेस 10 and concentration of H plus, which would become minus log base 10 and C alpha. लेकिन समस्या है कि अल्फा तो पता ही नहीं, तो कैसे ये लॉग सॉल्व होगा? तो उसका तरीका यह है कि अल्फा की वैल्यू यहां से यूज करते हैं. तो यहां से कैसे यूज करते हैं नेक्स्ट पेज में करेंगे ना. पेज तो पूरा भर ही गया है, नेक्स्ट पेज में करते हैं. तो अपना ये जो Ka है, दिस Ka इज C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा. अब अगर हम क्या करें, ऐसे यूज कर लें जो मैनिपुलेशन हम लोग पीछे यूज किया करते थे कि अगर ये बहुत वीक एसिड है, मतलब अल्फा जो है वो बहुत छोटा है 1 से, तो 1 माइनस अल्फा को लगभग 1 लिखा जा सकता है. एज अल्फा इज एक्सट्रीमली लेस देन 1, तो 1 में से थोड़ा सा घटा दोगे क्या फर्क पड़ेगा, 1 ही रह जाएगा. तो इफ दिस अजम्पशन इज करेक्ट देन Ka becomes C alpha square. Or you can say this alpha becomes square root of Ka by C. Square root of Ka by C.
तब जो pH हम लिख रहे थे उस pH की वैल्यू हमने लिखी थी -log बेस 10 और log के अंदर लिखा था C अल्फा. So that alpha can be replaced as root k by C because alpha is not in the given information. तो उसको हमें लिखना होगा यूजिंग k and C. तो वैल्यू लिख लिए. अब इसी को थोड़ा सा अगर सॉल्व कर लेते हैं तो ये बन जाता है -log बेस 10 रूट ओवर के ए इंटू सी. भाई इस पत्र कोई स्क्वायर रूट है नहीं तो अंदर जाएगा तो सी स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे, ऊपर नीचे से एक एक सी गायब हो जाएगा. ये रिजल्ट आ गया. अब इस रूट को पावर हाफ लिख सकते हैं तो वो हाफ पावर बाहर आ जाएगी. तो क्या परिणाम मिलेगा हमें? हमें परिणाम मिलेगा pH इज इक्वल टू -half log Ka into C. So we can write it as log Ka plus log C and both having the base 10. So this pH becomes, अब जरा गौर करेंगे, हाफ को तो मैं यूं ही लिखे रहने देता हूं, माइनस अंदर कर देते हैं, है ना. तो ये हो जा रहा है -log Ka बेस 10 -log C बेस 10. अब अगर हमें याद है पीछे थोड़ा सा जो बेसिक आयनिक हम लोग पढ़े थे जिस दिन pH पढ़ रहे थे उस लेक्चर में मैंने बताया था जैसे कि -log H plus is the pH. Similarly -log Ka base 10 is pKa और -log C base 10 तो है ही. तो ये आ गया फाइनल फॉर्मूला फॉर द pH ऑफ अ वीक एसिड. और उस वीक एसिड का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka और उस वीक एसिडिक सॉल्यूशन का इनिशियल कंसंट्रेशन है C मोलर. सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी मस्ट रिमेंबर. तो ये फाइनल एनालिसिस है. pH का ये वैल्यू आएगा. लेकिन ध्यान रहे इस वैल्यू में भी एक पैंतरा है. क्या पैंतरा है? ये पैंतरा है. अगर ये बात सही है तभी तुम ये आंसर लिख सकते हो. ये भी ध्यान रखना. अगर ये बात गड़बड़ है तो फिर ये आंसर नहीं लिख पाओगे. बट फॉर्चुनेटली आपको 99% ये फॉर्मूला आपका काम कर जाएगा क्योंकि जनरली ऐसा होगा कि वो 1 - अल्फा है, मतलब बहुत वीक एसिड होगा तो 1 - अल्फा को 1 लिख सकते हैं और 1 लिख सकते हैं तो हम लोग फिर pH को हाफ pK -log C भी लिख सकते हैं, हाफ pK -log C भी लिख सकते हैं. सो दिस इज योर pH फॉर द वीक एसिडिक सॉल्यूशन. डन. Now let's go for pH of a weak basic solution. है ना, एकदम मिलता जुलता है बच्चों. सेम एनालिसिस. pH कैलकुलेशन for a weak basic solution. एक वीक बेसिक सॉल्यूशन है, उस वीक बेसिक सॉल्यूशन के pH का कैलकुलेशन देखें. समझिए कैसा आता है. उसमें भी जो गिवन इंफॉर्मेशन है, गिवन इनिशियल कंसंट्रेशन for ammonia aqueous solution is C molar. Ammonia is a weak base, तो इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है दैट इज C molar.
अच्छा, फिर क्या दिया है हमको? अब दूसरी जो जानकारी गिवन रहती है वो जो भी बेस होता है उस बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट, दूसरा जानकारी ये रहता है, या यूं कह लें आप आयनाइजेशन कांस्टेंट, है ना। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट, dissociation constant for weak base solution that is Kb। यहां पर वो अमोनिया है, मैंने एक जनरल बात लिख दी। वीक बेसिक सॉल्यूशन का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट रहेगा वो Kb रहेगा। अब हमसे पूछा जाएगा कि फाइंड pH of this given solution, say pH of this NH3 aqueous solution. So this is the final question that we need to answer, just similar to the previous case जिसमें कि हम लोग वीक एसिड के लिए वीक एसिडिक सॉल्यूशन के लिए पीएच बताते थे, यहां पर वीक बेसिक सॉल्यूशन का पीएच बताना है। सब कुछ सेम ही चलना है, फटाफट कर लेते हैं। कैसे? NH3 कुछ भी हो सकता है। NH3 का एक्वस सॉल्यूशन, चूंकि बेस है अमोनिया, वीक बेस है, तो ये क्या करेगा, बेस क्या करता है, H+ को एक्सेप्ट कर लेता है और OH- बाहर रह गया। तो इनिशियली जो कंसंट्रेशन है उसको हमने लिख दिया C, और इक्विलिब्रियम पर नेचुरली देयर मस्ट बी सम डिसोसिएशन, सो दिस इज C अल्फा एंड दिस इज ऑल्सो C अल्फा। अब यहां पर भी जो pH लिखने की बारी आएगी तो pH तो डायरेक्टली लिख नहीं सकते बच्चों, क्योंकि यहां तो OH- का कंसंट्रेशन है, H+ का तो है नहीं। तो यहां पर हम डायरेक्टली POH लिख सकते हैं। POH क्या हो जाएगा? सो POH वुड बी -log base 10 and concentration of this OH- ions. So this is -log base 10 and concentration of this OH- ion which is C अल्फा। तो बात फिर वहीं आकर अटकती है कि ये अल्फा क्या है। अल्फा पता चले तब तो काम बने, क्योंकि C तो दिया ही हुआ है। अब चूंकि अल्फा गिवन है तो डायरेक्ट अल्फा से ही मामला निपट जाएगा। ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में C पता हो अल्फा पता हो तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, लेकिन जनरली अल्फा नहीं देंगे, वो Kb देंगे। तो फिर आपको क्या करना होगा, अल्फा को Kb के टर्म में लिखना होगा। तो फिर वही जो करते हैं भी पिछले क्वेश्चन में किए, क्या किए कि जो Kb आता है दैट इज अगेन C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। फिर क्या लिखते हैं कि भाई अगर अल्फा बहुत छोटा है 1 से, तो इस 1 माइनस अल्फा को आप 1 ही लिख के चलिए, और इसको 1 लिख के चलें तो जो Kb होगा वो C अल्फा स्क्वायर ही हो जाएगा। और अगर Kb C अल्फा स्क्वायर हो गया तो ये अल्फा रूट Kb बाई C हो जाना है। नाउ रिप्लेस दिस अल्फा इनटू दिस POH फॉर्मूला। इस अल्फा की जगह रूट Kb बाई C कर दीजिए। अगर वीक एसिडिक सॉल्यूशन होता तो यहां रूट Ka बाई C हो जाता, यहां रूट Kb बाई C है, बस Ka Kb का ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। देखिए क्या होगा, क्या मैं रफ कर दूं? डन। मैं रफ कर दूं बच्चों? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जो POH हमने लिखा वो हमने लिखा -log base 10 C alpha, and the alpha is root over Kb by C. So this becomes -log 10 and root Kb
इंटू सी, है ना, या रूट ओवर सी इंटू के बी। तो POH का फॉर्मूला आ गया हाफ तो बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस लॉग के बी माइनस लॉग सी बेस 10। अब अगेन लॉग के बी माइनस लॉग के बी इज व्हाट? पी के बी। सो POH इज हाफ PKB minus log C base 10. So this is the second formula of very high importance. पहला फॉर्मूला था वीक एसिडिक सॉल्यूशन का pH, दूसरा फॉर्मूला है वीक बेसिक सॉल्यूशन का POH. दिस इज द फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 इसको भी अपने को याद रखना रहता है बच्चों, है ना। अगर कभी क्वेश्चन आया कि NH3 का एक्वस सॉल्यूशन है, उसका इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है, Kb दिया है, नाउ प्लीज फाइंड POH, तो इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला आप आसानी से बता पाएंगे, नहीं तो आप इसी में झूलते रहिए प्रूफ में। तो इसको बच्चों याद रखना है। अब ये वाला फॉर्मूला और पिछला फॉर्मूला एकदम आइडेंटिकल। क्या फर्क है? वहां चूंकि एसिड था तो pH लिखते थे और pKa लिखते थे, यहां बेस है तो POH लिख रहे हैं और pKb लिख रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। अब कोई कहे ना 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 ना, हम तो भाई pH के बिना तो हमारा पेट ही नहीं भरता है, हम POH से तो मानते ही नहीं, हमें तो pH ही चाहिए। ठीक है, तुम्हें pH चाहिए तो क्या करो, 14 से घटा दो उसको। भाई अगर बात 25 डिग्री सेल्सियस की है, अगर बात 25 डिग्री सेल्सियस की है तो 14 में से इस pH को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस और क्या होगा। बस जो याद रखने की बात है वो तो POH है। इफ यू एनी हाउ मिस दिस POH फॉर्मूला तो फिर आप pH कैसे पता कर पाइएगा, है ना, तब नहीं पता चलेगा ना। और ये pH और POH दोनों एक जैसे हैं, एक है pH है, तो वो pH का फॉर्मूला याद रखना है वीक एसिडिक सॉल्यूशन के लिए। चलो यहां मैं फिर से लिख देता हूं, वो जो पिछला फॉर्मूला है वो भी यहीं लिख देते हैं। pH कैसा था? हाफ, यहां क्या था? pKa, और यहां क्या था? log C। बस हो गया। इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, इसको पिंक से कर दे रहे हैं, है ना, तो थोड़ा अलग होता रहे। याद रखने का तरीका भी बहुत आसान, एसिड है तो नेचुरली pH वाला फॉर्मूला याद रखो। ये किसके लिए है? दिस इज फॉर वीक एसिड। वीक एसिड अगर पता है तो उसी तभी ना, उसी का ना Ka पता होगा। Ka जो होता है वो एसिड के लिए होता है, Kb होता है वो बेस के लिए होता है। और ये नेचुरल किसके लिए फॉर्मूला है? दिस इज फॉर वीक बेस एंड दिस इज फॉर वीक एसिड। एसिड होगा तो pH का फॉर्मूला याद रखेंगे, बेस होगा तो POH का फॉर्मूला याद रखेंगे, एक ही जैसे फॉर्मूले हैं। बेस होगा तो हाफ PKb आता है, माइनस लॉग C तो दोनों में कॉमन है, हाफ भी दोनों में कॉमन है, बस बेस में PKb है तो एसिड में pKa है। तो ये वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्यूशन का pH कैसे निकालते हैं सीख लिए, फॉर्मूला सीखे। अभी क्वेश्चन में भी तो अप्लाई करना आना चाहिए ना। देखो आसानी से कर पाएंगे, बहुत आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। देखो कैसे करके देखें। चलो भाई, जो पढ़े उसको यूज करना भी सीख लो। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड pH of 0.02 molar HF aqueous solution. This is the question. उसके बाद given Ka
for this HF is 1.8 into 10 to the power minus 5. So this is the question. ठीक, solution. सॉल्यूशन देखें. अब एक एसिड है जिसका Ka 10 टू द पावर माइनस 5 के आसपास है, तो तुरंत समझ जाना है कि ये जिस एसिड का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो निश्चित तौर पर वीक एसिड है, तभी तो उसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना कम है. हम लोग देखे थे ना कि 1 माइनस अल्फा को 1 लिखने के लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट 10 टू द पावर माइनस 5 या उससे नीचे पड़े या लगभग उतनी रहे तो कर सकते हैं. तो एक बात तो ये हो गई कि हम यहां पर सबसे पहले तो ये तय हो जाए कि 1 माइनस अल्फा को यहां पर 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही वीक है. इसका K लगभग 10 टू द पावर माइनस 5 है. अब जैसे ये तय हो गया कि 1 माइनस अल्फा को 1 लिख सकते हो, तब फिर देखो K तो पता है, क्या कहीं हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है? अरे वाह वाह वाह, दिया तो हुआ है, दिया तो हुआ है, सब काम बन गया. जो इनिशियल कंसंट्रेशन है विच इज C फॉर दिस वीक एसिडिक सॉल्यूशन, दिस इज 0.02 मोलर और K भी पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है. एसिड है तो pH का फॉर्मूला, बेस है तो POH का फॉर्मूला. एसिड है तो pKa माइनस लॉग C, बेस है तो pKb माइनस लॉग C. अच्छा, अब हम C तो पता ही है, pKa बताना पड़ेगा भाई. pKa बताना पड़ेगा तब काम चलेगा. तो pK अलग से लिख लेते हैं या pKb इसी में ही लिख देते हैं. तो ये फॉर्मूला याद था ही, हाफ pKa होगा भाई माइनस लॉग बेस 10 और Ka माइनस लॉग Ka. सो व्हाट इज Ka? दिस इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 माइनस लॉग बेस 10 एंड C. व्हाट इज C? इज 0.02. अब आयनिक जिसको आता है वो तो यहां तक कर लिया. अब इसके बाद वही बढ़ पाएगा जिसको थोड़ी सी गणित भी आती हो, थोड़ा सा लॉग का वैल्यू लिखना आता हो, या कोई कृपा हो जाए उसे लॉग की वैल्यूज मिल जाए तो कर पाएगा. कृपा नहीं हुई तो फिर जब तक लॉग नहीं पता तब तक मामला बढ़ेगा नहीं आगे. तो लॉग तो आपको आता है, मैंने एक लेक्चर में सिखाया हुआ है कि लॉग की वैल्यूज कैसे बतानी है. उस लेक्चर को देखें और लॉग की वैल्यू निकालना सीखें. अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं भाई. तो सॉल्व करने में क्या करते हैं कि माइनस दोनों बाहर निकाल लिए, माइनस दोनों बाहर निकाल लिए. अंदर जो 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 लिखा है, इसको लिख लेते हैं 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. या खैर ये तो मैंने ऊपर लिख ही दिया है. तो जब दोनों माइनस बाहर आ ही गए तो अब अलग अलग कर लेते हैं. तो log 18 अलग हो जाएगा और यहीं पे मैं लिख देता हूं कि अगर जैसे मान लीजिए log 10 टू द पावर माइनस 6 बेस 10 लिखा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इस माइनस 6 को बाहर लिख सकते हैं और log 10 बेस 10 हो जाएगा 1. तो केवल ये माइनस 6 ही बचेगा, है ना. सो ये दूसरा हिस्सा हो जाएगा माइनस 6 प्लस, अब ये पहला पार्ट निपट गया. दूसरा पार्ट, अब ये माइनस तो खैर बाहर ही आ गया. तो दूसरे पार्ट में फर्स्ट पार्ट इज log 2 एंड द सेकेंड पार्ट इज माइनस 2. ओके, सो माइनस हाफ. अब ये जो log 18 है इसको लिख सकते हैं आप log 2 प्लस log 9, और log 9 मतलब log 3 स्क्वायर, तो 2 log 3 माइनस 8
-6 और -2 -8 और प्लस log 2 बेस 10। बस हो गया। अब सॉल्व कर दीजिए। कैसे? अब ये जो -8 है उसको बाहर ही कर देते हैं, तो प्लस का साइन हो जाएगा और ये -12 और -8 मिलके तो +4 हो गया। उसके बाद -12 या -12 की यहां जरूरत नहीं है, चूंकि क्या है बच्चों, log 2 दो बार है, 2 log 2 है, तो -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -log 2 ही रह जाएगा। और ऐसे ये 2 log 3 है तो फिर ये -log 3 रह जाएगा। तो ले दे के रिजल्ट आ जाएगा 4 -0.3 माइनस नहीं प्लस है, नहीं अच्छा माइनस ही होगा क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है। ओके, एंड -0.48। सो ये हो गया 4 -0.78। तो लगभग, चूंकि मैंने 0.4771 ना लिख के 0.48 लिख दिया, सो दिस विल बी ऑलमोस्ट 3.22। दिस इज द pH 3.22। दिस इज द pH एंड द फाइनल आंसर। ओके, तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग से given pH of 0.04 molar hydrazine solution, 0.04 molar hydrazine solution, है ना। हाइड्राजीन का मतलब होता है बच्चों, दो NH2 को आप एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड हाइड्राजीन, है ना। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज हाइड्राजीन, सो NH2 इज हाइड्राजीन। समटाइम्स दिस हाइड्राजीन इज आल्सो रिटन एज N2H4। सो pH of 0.04 molar hydrazine solution is say 9.7 full stop. Find Kb and pKb. Find Kb and pKb. तो ये अपने को पता करना है कि Kb और pKb की वैल्यू क्या होगी। गौर करिए जरा। अब जैसे NH3 की, मैं हाइड्रोजन पर भी आता हूं, थोड़ा NH3 की बात करते हैं। ये जैसे NH3 है बच्चों, अमोनिया, तो ये जो NH3 है, चूंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, तो ये NH3 क्या कर सकता है कि अपने लोन पेयर को किसी को दे सकता है ना। तो NH3 अपने लोन पेयर को किसी को दे सकता है, तो ये बेस की तरह काम करता है। और ये NH3 किसी का H+ भी रिसीव कर सकता है, तो H+ रिसीव कर सकता है तो उस हिसाब से ये ब्रॉन्स्टेड बेस है। और ये चूंकि लोन पेयर दे सकता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट इट इज अ लुईस बेस। सो ओवरऑल दिस अमोनिया इज अ बेस, अब ये बेस कैसे है, तो जैसे हम ब्रॉन्स्टेड बेस की अगर बात करें, लुईस बेस की तरह भी इसको समझा जा सकता है। तो ये अमोनिया क्या कर सकता है कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन इट फॉर्म्स NH4+, है ना। तो ये क्या हो गया, एक बेस की तरह काम कर रहा है। अब इस अमोनिया में H को हटा के कुछ आप और लगाते जाएं, तो उसे हम कहेंगे कि दोज आर द डेरिवेटिव ऑफ दिस अमोनिया। डेरिवेटिव मतलब वो इस अमोनिया से ही जनरेट हुए। जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करें, तो जैसे अमोनिया में क्या होता है कि 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं, बट हाइड्रोजन में क्या होता है कि 2 तो हाइड्रोजन कनेक्टेड रहते हैं और एक हाइड्रोजन की जगह एक और NH2 कनेक्ट हो जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये भी बेस की तरह काम कर सकता है। ये H+ को एक्सेप्ट भी कर सकता है और ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज भी कर सकता है ना। तो ये एक लुईस बेस की तरह भी काम कर सकता है
और ये हाइड्रोजन एक ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह भी काम कर सकता है। लुईस बेस की तरह कैसे काम कर सकता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, और ब्रॉन्स्टेड की बेस की तरह कैसे काम कर सकता है कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट को ये सवाल आ गया सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन एक बहुत ही कॉमन बेस नहीं है ना। जनरली हम लोग बेस में हाइड्रोजन को सुनते ही नहीं, हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं NaOH, KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो है बेस के संज्ञा में आते हैं। तो हाइड्रोजन एक कॉमन बेस नहीं है आपके लिए, लेकिन ये बहुत कॉमन है। पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कम इसका यूज है आपके करिकुलम में, बट इट्स ऑल्सो वेरी कॉमन बेस। तो ये थोड़ा समझाना जरूरी था कि हाइड्रोजन का मतलब क्या है। एनीवेज, अब ये बात समझ में आ गई कि हाइड्रोजन एक बेस है। अब जब ये थोड़ा अकल में आएगा कि हाइड्रोजन बेस है, तो थोड़ा ये बात भी समझ आएगी कि हाँ भाई ठीक है, बेस ही होना चाहिए। तो इसका pH 7 से ज्यादा है, तो नेचुरली ये बेस ही है। और अगर हाइड्रोजन का फॉर्मूला स्ट्रक्चर पता है तो और अच्छा समझ में आ जाएगा कि हाँ ये दोनों तरह से बेस का काम कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, H+ ले भी सकता है। ओके, अब हमें इस हाइड्रोजन के सॉल्यूशन का Kb और pKb दोनों बातों में इंटरेस्ट है। तो देखें जरा, क्योंकि ये वीक बेस है जो NH2 जो है, या NH2 तो यहां पे मैंने लिख ही दिया है। देखिए जब हम लोग समझते हैं ना, तो थोड़ा सा 2 लाइन ज्यादा लिख लें, थोड़ा ठीक से समझ लें तो कोई हर्जा नहीं है बच्चों, है ना। These questions are part of your notebook, are your notes. These question, each question has something to learn. So उसको बहुत ही गंभीरता से लेना है। ये कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि थ्योरी पढ़ लिए क्वेश्चन नहीं पढ़े। Every question is teach you something new. So इसको ध्यान से समझना है। तो ये जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज अ वीक बेस। दिस इज अ वीक बेस। अच्छा ठीक है, तो वीक बेस का pH तो दिया हुआ है, लेकिन वीक बेस के लिए क्या कोई pH का फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं? तो जवाब है कि नहीं सर, डायरेक्टली pH का फॉर्मूला तो हम लोग याद रखते ही नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोग pOH का फॉर्मूला जरूर याद रखते हैं। अच्छा, तो यहां पर जो pH है, दैट pH इज 9.7। तो इससे ये पता चल जाएगा कि जो pOH है, दैट pOH मस्ट बी 14 माइनस 9.7, क्योंकि pH और pOH का समेशन 14 हो जाता है। तो 14 में से 9.7 निकल गया, तो रिजल्ट आ गया 4.3। दूसरी बात, अब कोई कह सकता है कि सर यहां तो टेम्परेचर तो दिया नहीं है। तो हमें याद रखना है कि टेम्परेचर नहीं दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन की कमी है। जनरली दे देंगे टेम्परेचर, लेकिन फिर भी अगर ना दिया जाए तो जो डिफॉल्ट जो समेशन है pH pOH का, दैट इज 14। 14 ही अज्यूम करेंगे कि टेम्परेचर नॉर्मल है। लेकिन हम लोग क्यों गलत लिखे, मतलब हम लोग क्यों अंदाजे में चले? तो हम अंदाजे में ना चल के ऐसा लिख देते हैं कि टेम्परेचर को आप मान के चलिए 25 डिग्री सेल्सियस। नाउ दिस क्वेश्चन इज परफेक्टली ऑल राइट। ओके, सो द pH वैल्यू इज 4.3। अब pH वैल्यू pOH वैल्यू अगर 4.3 है, तो pOH का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे हाफ pKb माइनस log C base 10, and this is for a weak base, like hydrogen in this case. अब इस हाइड्रोजन के बारे में एक तो pOH की जानकारी हो गई, एक इसका कंसंट्रेशन भी बच्चों हमें पता है। सो दिस कंसंट्रेशन इज 0.04 मोलर। तो इस फॉर्मूले में या इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में pOH, वी नो द pOH, वी नो द वैल्यू ऑफ C, तो C से हम लोग log C पता कर पाएंगे। तो pKb की वैल्यू हम लोग आसानी से बता सकते हैं, और pKb आ जाएगा तो फिर Kb की वैल्यू भी बता सकते हैं। सो लेट अस सी हाउ टू डू दिस। ओके, मैं फॉर्मूला एक बार फिर से ऊपर लिख लेता हूं ताकि कैलकुलेट करने में इजी रहेगा। इसी पेज में करना है हम लोग को। pKb माइनस
log c बेस 10। आपको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप कॉपी में नोट कर रहे हैं तो आपके सामने लिखा ही है। सो दिस इज 4.3 और ये नीचे का 2 ऊपर पहुंच के मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। नाउ दिस इज पी के बी एंड log c बेस 10। ठीक, तो ये जो पी के बी की अगर हम वैल्यू लिखें तो पी के बी को यही रहने देते हैं, log 0.04 को सामने भेज देते हैं। बच्चों ध्यान रखें कि आयनिक में, इवन पूरे फिजिकल पोर्शन में, कैलकुलेशन पार्ट इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल एंड वेरी वाइटल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टक इन दीज कैलकुलेशंस ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग। और बाकी तो बहुत सिंपल ही होता है, जो आप कॉपी में देखेंगे ऑलमोस्ट 90% यू विल गेट इन द एग्जाम, है ना। 10% चीजें ऐसी हो सकती हैं जो थोड़ा सा हटके हो, बट सब कुछ आपको आपकी नोटबुक में आराम से मिल जाता है। तो ये जो 0.04 लिखा है, इसको हम 4/100 करके लिख लेते हैं, और ये हो गया पी के बी। तो जो पी के बी आ रहा है दैट इज 8.6। अब ये log a by b है, so it can be written as log a minus log b। so इसको लिख सकते हो। ये मैं कई बार ऐसा आपको लग सकता है, सर छोटी छोटी बातें भी ना इतना रगड़ रगड़ के बताते हैं, चूंकि सब बच्चे अलग अलग किस्म के होते हैं बच्चों, तो किसी का कोई मिस ना हो जाए। सीखने की बात है, थोड़ा 2 मिनट ज्यादा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज log 4 minus log 100। सो दिस इज 8.6, log 4 हो जाएगा 2 log 2 एंड log 2 इज 0.3, log 100 इज log 10 का स्क्वायर, सो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक, सो दिस इज 8.6 प्लस 0.6 माइनस 2, सो द रिजल्ट इज 6.6। 6.6 में 0.6 ऐड कर देने से ये हो जाता है 7.2। नाउ एक हर्डल हमारा जो है 6.6 और 0.6 मतलब 7.2। एक बार और देख लें, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। ठीक है बच्चों, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है, मुझे लग रहा है एवरीथिंग ऑल राइट। ये वैल्यू सही लिखी है मैंने, सही वैल्यू लिखे हैं। ठीक है चलो। तो अब क्या हुआ बच्चों, पी के बी तो मिल गया, यानी आंसर का एक पार्ट तो निपट गया, है ना। हमें बताना था कि पी के बी क्या होगा। सो दैट इज वन ऑफ द आंसर। दिस इज से आंसर नंबर 1, विच इज द वैल्यू ऑफ पी के बी एंड दिस वैल्यू इज 7.2 प्रोवाइडेड द कैलकुलेशंस आर करेक्ट, है ना। तो ऐसा मान के चल रहा है कि अपनी कैलकुलेशंस करेक्ट है। ओके, अब बात आती है, यहां तक भी कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि log 0.04 की वैल्यू रखना इज एब्सोल्युटली वेरी इजी टू यू। अब असली कठिनाई अब स्टार्ट होने वाली है। देखो क्या, जब के बी निकालने की बारी आएगी, यानी कि उस हाइड्रोजन सॉल्यूशन का जो बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, नाउ वी नीड टू फाइंड दैट आल्सो। सो पी के बी का मतलब हो जाता है माइनस लॉग बेस में 10 और के बी, माइनस log बेस में 10 kb. This is pkb and this value is given to us as 7.2. तो हम लोग तो एंटी लॉग निकालने में उस्ताद हो चुके हैं। जो लोग एंटी लॉग निकालना नहीं जानते हैं वो एंटी लॉग वाला पीछे का लेक्चर करेंगे तो समझ जाएंगे। तो हम लोगों ने सीखा था कि जनरली हमें इस आयनिक के चैप्टर में लॉग की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, है ना, क्योंकि सारे पी के बी, पी के ए, पी एच, पी ओ एच, दे ऑल आर माइनस लॉग समथिंग, और उन सब की वैल्यू आती है कुछ 3.5, 7.9, 7.2 इस तरह से। तो माइनस लॉग समथिंग या माइनस लॉग के बी इज योर 7.2। तो अगर लॉग के बी की बात की जाए प्यारे बच्चों, तो ये जो लॉग के बी हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 7.2। अब बस हमारी इंटेलिजेंस की अब परीक्षा है, या हमारे एंटी लॉग निकालने के जो स्किल्स हैं, नाउ दे आर ऑन अ टेस्ट। कैसे? अब हम ऐसा के भी सोचें जिसकी लॉग वैल्यू -7.2 आवे। तो हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा है
कि अगर हमें कोई भी लॉग नेगेटिव ऑफ समथिंग दिया है तो हमें हमेशा क्या करना है, हमेशा उसको एक नेगेटिव इंटीजर प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। हमने क्या सीखा है कि हम इसे एक नेगेटिव इंटीजर प्लस एक पॉजिटिव फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। सो -8 इज द नेगेटिव इंटीजर एंड 0.8 इज अ फ्रैक्शन विच लाइज बिटवीन 0 and 1, है ना। हमने यही सीखा है कि अगर कभी भी हमें लॉग की कोई नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो हमें उसे एक नेगेटिव इंटीजर प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो उससे क्या हो जाता है, देखो उससे क्या हो जाता है, तो इससे हमें यह पता चल गया कि जो KB है वो डेफिनेटली x इंटू 10 to the power -8 है। ये जो -8 आया तो उससे पता चल गया कि KB x इंटू 10 to the power -8 है। वैसे तो हम लोग एंटी लॉग में ये सब पढ़ ही चुके हैं, फिर भी चलो एक बार मैं फिर बता देता हूं। तो अगर कोई log KB कर दे तो log x हो जाएगा और उसका log 10 to the power -8 हो जाएगा। तो ये हिस्सा -8 बाहर आ जाना है। सो log 10 base 10 is 1, so this is -8. Now you need to have the value of x such that कि ये जो log x आए, ये जो log x आए यही आ जाए 0.8। बस हो गया। ऐसा एक सोच लीजिए ताकि log x की वैल्यू 0.8 आ जाए। तो ऐसा x क्या हो सकता है, तो हमने जो log की बेसिक वैल्यूज पढ़े, एक लेक्चर log का भी है तो उसमें भी जाके देख सकते हैं आप। तो log x की वैल्यू 0.8 आ जाए, तो जैसे अगर हम log 7 की बात करते हैं तो log 7 आता है 0.78 और log 8 की बात करते हैं तो वो आता है 0.9, है ना। देखो आगे करते हैं, यहां तक सब लोग नोट कर लीजिए, मैं आपको आगे करके दिखाता हूं। हमें ऐसा x दरकार है, ऐसे x की रिक्वायरमेंट है ताकि उस x के लिए ये log 0.8 आ जाए, तो अपना काम बन गया। तो बस x मिल गया तो KB मिल गया। अगर किसी को ये log एंटी लॉग समझने में दिक्कत है तो वो पीछे के log एंटी लॉग के लेक्चर करके समझ सकता है। वैसे ये बहुत इजी है। हमें नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव फ्रैक्शन में लिखने से क्या लाभ हो जाएगा, सीधा एक जो 10 to the power है वो तो एक झटके में पता हो जाती है, वो तो एक झटके में पता हो जाती है। और रहा बात दूसरा, तो x ऐसा होना चाहिए जिसपे log की वैल्यू 0.8 आ जाए। मैं log 7 बता दिया आपको 0.78, log 7 नहीं log 6 होता है 0.78। तो देखो log 6 की वैल्यू हमने पढ़ी है कि दिस इज 0.78। अच्छा, और log 8 की वैल्यू हमने पढ़ी है 3 log 2 आएगा, तो ये तो 0.9 हो जाएगा। ठीक, तो हमें तो 0.8 चाहिए, यानी 6 से थोड़ा सा ही बड़ा होगा तो अपना काम चल जाएगा। लेकिन कितना बड़ा हो ये भी तो एक प्रश्न है भाई, कितना बड़ा हो ये भी तो जानना जरूरी है। तो जैसे log 6, अब जैसे अगर log 7 की वैल्यू देखें तो log 7 जो है हम लोग लिखते हैं कि जो log 7 आता है दैट इज ऑलमोस्ट 0.84, है ना, लगभग 0.84 लिखते हैं। और log 6 लिख लिए 0.78, तो 6 से 7 जा रहे हैं तो उसमें 0.06 का चेंज हो रहा है। तो ऐसे लिखा जा सकता है भाई, आप समझ रहे हैं ना, कि जैसे हम लोग अगर log 6 से log 7 यानी अगले इंटीजर पर जा रहे हैं, एक इंटीजर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे log की जो वैल्यू है वो 0.78 से 0.84 हो जा रही है। मतलब इस log की वैल्यू में 0.06 का डिफरेंस है और इन इंटीजर में 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो अगर हम चाहते हैं कि 0.02 का डिफरेंस यानी 0.78 से 0.8 चाहिए, तो लगभग आप ऐसे लिख सकते हैं कि log में अगर लगभग 6.3 हो तो ये ऑलमोस्ट 0.8 हो जाएगा। कैसे, ये दिमाग लगाए।
इस 0.06 का एक तिहाई यानी 0.02 जोड़ने पे ये 0.8 हो जाएगा। तो 6 से 7 1 यूनिट का फर्क है, उसमें भी लगभग एक तिहाई कर लो, तो एक तिहाई करोगे तो 0.33 आएगा, या 0.3 लिख देंगे, है ना। बस हो गया, यही तुम्हारा x है। तो जो kb की वैल्यू आई, दैट kb इज x इज हाउ मच, 6.3 into 10 to the power minus 8. So this is your kb, and that's the answer, which is answer number 2. And the answer number 1 was pkb. तो pkb निकालने में कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन kb तो वही बता सकता है, either he or she is having lock anti-lock table or values of anti-lock, or the student is smart enough to calculate these type of systems without using any help. So I think you people are very smart. हो गया complete? क्यों भाई, बात समझ आ गई? Done?